Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल वॉल. स्टूडेंट्स इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टडी किया था. वहां पे हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल्स का एक कॉन्सेप्ट लिया था. ठीक है, आज हम प्लांट के प्रॉपर सेल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक जो ठीक है प्लांट सेल या फिर कोई भी एनिमल सेल या फिर और भी कोई भी सेल है जो ठीक है वो अंदर से किस तरह से है. ठीक है, उसके बाहर कौन कौन सी दीवारें मौजूद हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनालिज पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनालिज क्या क्या काम कर रही हैं, ये सारे का सारा जो है ये सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आता है. तो हम एक एक करके सेल के स्ट्रक्चर को तफसील से डिस्कस करेंगे. तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो चीज है वो है सेल वॉल. तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें. फ्रेंड्स आए हम सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं. आपके बुक में जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है सेल वॉल के हवाले से वो ये है कि सेल वॉल इज अ मोर और लेस सॉलिड लेयर सराउंडिंग द सेल. अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जो सेल वॉल है ना ये प्लांट ठीक है प्लांट सेल के बाहर मौजूद होती है. ठीक है, अब इसके ना प्रेजेंस हम देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. इसके प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिन सेल्स के अंदर ये सेल वॉल जो मौजूद होती है वहां पे ये मोर सॉलिड भी हो सकती है और लेस सॉलिड भी हो सकती है. अब देखिए यहाँ पे वो लिखता है कि सेल वॉल इज मोर और लेस सॉलिड लेयर. ठीक है, मोर सॉलिड मतलब ज्यादा सख्त भी हो सकती है और कम सख्त भी हो सकती है. अब स्टूडेंट्स ये किस तरह से हो सकती है ज्यादा सख्त और किस तरह से कम सख्त हो सकती है, नरम हो सकती है, इसको हम इंशाल्लाह जब आगे हम प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा. तभी आपने इस पॉइंट को जो है वो पेंडिंग पे रखना है. ठीक है, कि जो सेल वॉल है वो ज्यादा और कम सख्त जो है वो किस तरह से हो सकती है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेल वॉल है ये एक सेल को सराउंड करती है, सेल को घेरती है. तो आपने इसको जहन में रखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जो इसकी स्लाइड इसकी प्रेजेंस की स्लाइड है. आप लोगों ने देखना है बुक पे लिखा हुआ इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया फंजाई प्लांट्स एंड एल्गी. ये बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांट्स और एल्गी के अंदर पाई जाती है. अब स्टूडेंट्स ये डायग्राम फ्लोशीट डायग्राम है. मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसको अपनी कॉपीज के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर ड्रॉ कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं या वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर वो यूकैरियोट्स हैं. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बुनियाद वैसे तो बहुत सारे फर्क होते हैं लेकिन इनके अंदर बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क होता है स्टूडेंट्स इनके अंदर न्यूक्लियस का. ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ठीक है वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. जबकि यूकैरियोट्स के अंदर स्टूडेंट्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, इनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है. क्लियर? अब स्टूडेंट्स जो हैं अगर आप देखें अगर प्रोकैरियोट्स तो इनके आगे दो किंगडम्स हैं. ठीक है, अब किंगडम एक है किंगडम यू बैक्टीरिया और एक है किंगडम आर्की बैक्टीरिया. अब आपने जब अपनी नाइन्थ क्लास के अंदर जब किंगडम्स को पढ़ा तो आपने तो एक ही किंगडम पढ़ा था जिसे किंगडम मुनेरा कहा था आपने, ऐसे ही है ना? क्या कहा था? किंगडम मुनेरा. अब यहाँ पे तो दो किंगडम्स आ गए, एक किंगडम यू बैक्टीरिया और किंगडम आर्की बैक्टीरिया. अब स्टूडेंट्स इसकी क्या वजह है? अब जो नाइन्थ की जो न्यू बुक्स हैं वहां पर भी दो ही किंगडम्स हैं. हमारी जो पिछली बुक्स थी वो काफी पुरानी थी तो उनके अंदर जो है वो काफी पुराना डाटा था जिसको अपडेट करना जरूरी था. आमतौर पर बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स दो तरह के हैं. ठीक है, किंगडम यू बैक्टीरिया और किंगडम आर्की बैक्टीरिया. किंगडम यू बैक्टीरिया के अंदर स्टूडेंट्स इन्हें कहते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया जो कि आज के इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं. किंगडम आर्की बैक्टीरिया को स्टूडेंट्स हम इनको एक और नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया. इनको हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 1 जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां भी हम इनको तफसील से पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स जो किंगडम आर्की बैक्टीरिया है इन्हें हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं. एंशिएंट का मतलब होता है कदीम. ये सब बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं. ठीक है, जो कि जिनसे साइंटिस्ट कहते हैं कि एवोल्यूशन स्टार्ट हुई. आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना कि दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं यार से तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स अगो 4 अरब साल पहले ठीक है एक बैक्टीरिया से जो है वो इवॉल्व हुए हैं. बैक्टीरिया के अंदर तब्दीली आती गई और उनसे अलग अलग तरह के जानदार जो हैं वो बनते चले गए. तो स्टूडेंट्स उस वक्त के जो बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं स्टूडेंट्स इन्हें हम एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंशिएंट बैक्टीरिया. अब इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया? क्योंकि इन दोनों की खसूसियात एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती. इसकी खसूसियात बिल्कुल अलग है, इसकी खसूसियात बिल्कुल अलग है. ठीक है, इनके अंदर बुनियादी चीजें भी सिमिलर नहीं है. ठीक है, तो इनकी खसूसियात बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, इसी वजह से इनको दो अलग अलग किंगडम्स के अंदर रखा गया. तो आपने इस बात को जहन में रखना है. हम इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो हम इन दोनों को तफसील से पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो काबिल गौर बात है कि दोनों के अंदर सेल वॉल होती है, चाहे वो यू बैक्टीरिया है चाहे वो आर्की बैक्टीरिया, दोनों के अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है? सेल वॉल मौजूद होती है. तो आपने इसको जहन में रखना है. ठीक है,
अब स्टूडेंट्स देखें यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब यूकैरियोट्स के अंदर आगे उसने ठीक है 2 ग्रुप्स बनाए हैं कि यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। अब कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर स्टूडेंट्स एक किंगडम आता है जिसे हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के ज्यादातर जानदार, तमाम नहीं क्योंकि कुछ इसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर जिसे आप लोगों ने कहा था, ठीक है, ज्यादातर जानदार इसके यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर है इसको आगे देखिए विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब विद सेल वॉल कौन से हैं जिनमें सेल वॉल होती है? किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटे, देखिए इन दोनों के अंदर सेल वॉल्स मौजूद होती हैं। जबकि जो किंगडम एनिमेलिया है स्टूडेंट्स इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये वो सारा डाटा था जो कि आप अभी तक जो है वो पढ़ चुके थे अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये वही डाटा की हमने रिवीजन की है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे काबिल गौर बात क्या है, अब किस में मौजूद होती है और किस में नहीं होती है, आप किस तरह से याद रखेंगे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जो सेल वॉल है ये एक किंगडम एनिमेलिया के अंदर नहीं होती, ठीक है, वन। और दूसरा जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको पता है, जो किंगडम प्रोटिस्टा आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, तो वहां पे इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। किंगडम प्रोटिस्टा का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, किंगडम प्रोटिस्टा है ना, जो हम इसको एज अ बास्केट किंगडम डील करते हैं, एक बास्केट किंगडम है। कोई भी ऐसा जानदार जो कि किसी भी और किंगडम में फिट नहीं होता उसको किंगडम प्रोटिस्टा में लाके रख दिया जाता है। तो अब चूंकि अब ये यूकैरियोट है ना, तो यूकैरियोट में बाकी कितने किंगडम्स है? 3, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब वो जानदार जो किंगडम फंजाई में फिट नहीं होते उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में लाके रख दिया जाता है। वो जानदार जो किंगडम प्लांटी में, ठीक है, किंगडम प्लांटी में फिट नहीं होते उनको भी यहाँ पे लाके रख दिया जाता है। वो जानदार जो किंगडम एनिमेलिया में भी फिट नहीं होते उनको भी यहाँ पे आके रख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इस हिसाब से ना आगे 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक को हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एक को हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, एक को हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स की तरह है लेकिन प्लांट्स नहीं है, ठीक है। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एनिमल्स की तरह है लेकिन एनिमल्स नहीं है। इसी तरह फंजाई लाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि फंजाई की तरह है, फंजाई नहीं है। समझ आ रही स्टूडेंट्स? अब इसमें किंगडम एनिमेलिया एक और दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम एक और खास नाम देते हैं, ठीक है, इन्हें हम एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। वैसे हम इन सबको चैप्टर नंबर 1 के अंदर तफसील से पढ़ेंगे सारी चीजें। अभी आप सिर्फ इन चीजों को याद रखें कि 2 चीजों के अंदर, एक किंगडम एनिमेलिया के अंदर देखिए जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर, और दूसरे प्रोटोजोन्स के अंदर, इनके अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती। बाकी तमाम जानदारों के अंदर सेल वॉल मौजूद है। क्लियर? क्या चीजें याद रखेंगे? सिंपल आपने इसकी एब्सेंस याद रख लेंगे तो आपको बाकी सारी प्रेजेंस खुद ब खुद याद हो जाएगी। किंगडम एनिमेलिया के अंदर मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, इनके अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती। बाकी तमाम जानदारों के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तो स्टूडेंट सिंपल आप इस तरह से याद रख लेंगे कि सेल वॉल किसके अंदर मौजूद होती है और सेल वॉल जो है वो किसके अंदर मौजूद नहीं होती। क्लियर? तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको जो है वो अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। इसकी प्रेजेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किस जानदार के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है, किसके अंदर नहीं होती। बच्चे गलत कर देते हैं और बहुत आसान है कि एनिमल्स में नहीं होती और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोन्स में नहीं होती, बाकी सबके अंदर मौजूद होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सेल वॉल की कंपोजिशन है, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर लास्ट में ना येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे लिखी हुई है सारी चीजें। अब देखिए द सेल वॉल ऑफ एल्गी कंटेन सेलुलोज एंड वैरायटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एल्गी क्या है? एल्गी से मुराद क्या है? देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे इसके अंदर 3 तरह के जानदार हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एनिमल लाइक, ठीक है, एक को हम कहते हैं प्लांट लाइक, एक एनिमल लाइक है, ठीक है, एक प्लांट लाइक है और एक फंजाई लाइक है। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स, एक एनिमल लाइक, एक प्लांट लाइक और एक फंजाई लाइक है। तो अब स्टूडेंट्स एनिमल लाइक को तो मैंने आपको बता दिया प्रोटोजोन्स कहते हैं, प्लांट लाइक को हम नाम देते हैं एल्गी का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? एल्गी का। मैंने आपको बताया ना इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, इसके अंदर भी होगी और इसके अंदर भी होगी। अब इसका जिक्र है कि प्लांट के जो प्लांट लाइक है ना, ठीक है, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं, तो इनकी जो सेल वॉल है ना स्टूडेंट्स वो भी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। अब आपको पता है कि प्लांट की सेल वॉल भी किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ज्यादातर उसमें सेलुलोज होता है। वैसे हम आज के लेक्चर के अंदर प्लांट की सेल वॉल को ही डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लांट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी जिसे हम एल्गी कहते हैं, इसकी जो सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड कंटेन अ वैरायटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स की एक वैरायटी होती है, ठीक है, काफी इकसाम की ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स स्टूडेंट्स क्या होती हैं? ग्लाइको जो लफ्ज है निकला है ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज से, और प्रोटीन्स, जब ग्लूकोज और प्रोटीन्स दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइको
प्रोटीन्स, ठीक है, इन दोनों के मिलने से एक स्ट्रक्चर बनता है। अब बुक पे इक्वेशन लिखी है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स गिव अस ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं, काफी सारी जब ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलती हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं। तो ये एल्गी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्गी के सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है और दूसरा वैरायटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। अब सेल वॉल ऑफ फंजाई जो है स्टूडेंट्स वो एक मटेरियल से मिलकर बनी होती है जिसे हम काइटन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, काइटन, आपने इसको ज़हन में रखना है। अब काइटन क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक किस्म का ना पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड किससे कहते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। पॉलीसेक्राइड में हम क्या होता है, जब काफी सारे, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं, हजारों की तादाद में मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एक चेन बना देते हैं जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है, काइटन भी एक पॉलीसेक्राइड है। ये भी काफी सारे हजारों की तादाद में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो काइटन बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि सेल वॉल ऑफ एल्गी जो है वो सेलुलोज और वैरायटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, सेल वॉल ऑफ फंजाई जो है काइटन से मिलकर बनी होती है। और ये वही कार्बोहाइड्रेट है। स्टूडेंट्स देखिए कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जो काइटन है वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको भी बताया ना, काइटन, मैंने आपको भी बताया काइटन एक पॉलीसेकेराइड है। और आप अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीसेकेराइड असल में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई है चीजें। कौन कौन से हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो स्टूडेंट्स मोनोसेक्राइड में ठीक है, एक यूनिट होता है शुगर का। ओलिगोसेक्राइड में 9 से 10 यूनिट्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड में हजारों की तादाद में शुगर के यूनिट्स मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वो कहते हैं ये वही कार्बोहाइड्रेट है दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कहते हैं स्टूडेंट्स हशरात को। देखें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डायग्राम रखी है, अभी आप लोगों की स्क्रीन पे एक इंसेक्ट हो रहा है जिसे कॉकरोच कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये असल में ना इस तरह का है, व्हाइट कलर का ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो आपको नजर आ रहा है। अभी जो आपको उसके ऊपर रेड कलर का नजर आ रहा है, ये इसने किस्म का ना रेड किस्म का, ये समझे रेड इसका बैग है, ठीक है, जो इसने अपने ऊपर पहना हुआ है। अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में क्या फर्क होता है। एक्सोस्केलेटन जो जिस्म के बाहर होता है इसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और एक्सोस्केलेटन जो जिस्म के अंदर होता है उसे हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये एक्सोस्केलेटन है, जिस्म के बाहर है, ये क्या काम करता है, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको चलने में मदद देता है, इसकी हिफाजत करता है, इसको सहारा देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सोस्केलेटन है ना इसका, ये भी किससे मिलकर बना होता है, ये भी मिलकर बना होता है काइटन से। तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है, ठीक है। सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल और एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन, ठीक है, ये किस इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है, ये जाहिर सी बात है किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं, जो हशरात आते हैं, उन हशरात का जो एक्सोस्केलेटन है स्टूडेंट्स ये काइटन से मिलकर बना होता है। तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें जो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स है ना, जो प्रोकैरियोट्स कहते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है उन, देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स मैंने अभी आपको बताया ना, ऊपर वाली स्लाइड में हम देख के आए हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 तरह के जानदार हैं, एक है किंगडम यू बैक्टीरिया और एक है किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। अब यहाँ पे हम किंगडम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसने आगे स्पेसिफाई कर दिया बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। स्टूडेंट्स बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया में क्या फर्क होता है, ठीक है, ये हमने 9th क्लास के अंदर वैसे पढ़ा हुआ है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया में फर्क ये होता है कि सियानोबैक्टीरिया है ना जो, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो जबकि जो बैक्टीरिया है ना ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। अब ये किस तरह से खुराक तैयार कर सकते हैं इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से, बैक्टीरिया का जो हमारा चैप्टर होगा वहां पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो भी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स मतलब यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है स्टूडेंट्स, इज अ सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। अमाइनो एसिड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स के जो सब यूनिट्स है ना उन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और शुगर आपको पता है कि शुगर जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज की हम बात करते हैं। तो अमाइनो एसिड्स और शुगर जब स्टूडेंट्स काफी बड़ी तादाद के अंदर मिलते हैं तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो काफी सारे अमाइनो एसिड्स और शुगर्स आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो इसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है 2 लंबी लंबी ना इस तरह से ग्लूकोज की चेन्स होती हैं और इन 2 ग्लूकोज की चेन्स के दरमियान इस तरह से ना पेप्टाइड, ठीक है, इस तरह से अमाइनो एसिड्स के कुछ फ्रेगमेंट्स, कुछ टुकड़े मौजूद होते हैं जो कि इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है, इसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स आपने एक और चीज यहाँ पे बुक के ऊपर लिख लें, जो
पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं म्यूरिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? म्यूरिन भी कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है म्यूरिन। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर, तो आपने इसको जहन में रखना है अभी ये बात कि मैंने आपको ये बात बताई थी। और ये क्या है? एक बड़े लार्ज पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स और शुगर्स का। इसके बाद स्टूडेंट्स अब देखें आर्कियोबैक्टीरिया। अब ये भी हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स, लेकिन मैंने आपको बताया ना ये क्या थे, ये एंशिएंट बैक्टीरिया थे, पुराने बैक्टीरिया थे। अब स्टूडेंट्स इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? इट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स विद नो पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब स्टूडेंट्स इनकी जो सेल वॉल है ना, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन जरूर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। शुगर्स मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं ना। ये बेसिकली पॉलीसैकेराइड का मोनोमर क्या है? शुगर। मतलब काफी सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनती है। प्रोटीन्स क्या है? काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। तो इनका जो आर्कियोबैक्टीरिया ना स्टूडेंट्स, इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उससे अलग, वो अमाइनो एसिड्स और शुगर्स जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को बनाते हैं उससे मुख्तलिफ पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। स्टूडेंट्स इसे हम स्यूडोम्यूरिन भी कहते हैं, जो इसके सेल वॉल है ना आर्कियोबैक्टीरिया के, इसको भी बुक के ऊपर लिख लें, इसे हम स्यूडोम्यूरिन भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि ऊपर वाला जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, यूयू बैक्टीरिया की सेल वॉल है, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहते हैं, जबकि जो आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल है इसे स्यूडोम्यूरिन कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, मतलब म्यूरिन की तरह है लेकिन फॉल्स म्यूरिन है, ठीक है। तो आपको इसका बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ठीक है इसकी कंपोजिशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोटोप्लास्ट का। आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, बुक को ओपन करते जाना है, जो जो चीजें साथ साथ मैं बताता जाता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर आपने मार्क करते जाना। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें प्रोटोप्लास्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन अ सेल वॉल इज रिमूव्ड यूजिंग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको एक ठीक है डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे आपके सामने ना एक बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लिखा हुआ है। अब आप लोगों को नहीं पता कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है। बेसिकली बैक्टीरिया की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इंशाल्लाह जब हम बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको मजीद डिटेल से स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स अब ये बैक्टीरिया बेसिकली ना, इसके बारे में आपको नजर आ रहा है ये ग्रे कलर की, आपको सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा उसका साइटोप्लाज्म है। क्या है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म। और दरमियान में आपको ये उसका डीएनए नजर आ रहा है, जो कि बैक्टीरिया का डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुआ बिखरा हुआ है। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है, एक एंजाइम है। अब ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल को ना डिग्रेड कर देता है, सेल वॉल को तोड़ देता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसके ऊपर इस एंजाइम को डाला तो इसने सारी सेल वॉल को तोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स बाकी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचा ना, इसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब एक सेल वॉल जो है उसके ठीक है, जब एक सेल वॉल इज रिमूव्ड, उसको खत्म कर दिया जाए यूजिंग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, सेल वॉल को तोड़ने वाले एंजाइम्स के जरिए जब एक सेल वॉल को खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो बाकी जो सेल का जो कंपोनेंट बचता है ना स्टूडेंट्स, उसे हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। यहाँ पे देखें एक और चीज है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बात आपको पता है कि एक जो सेल है ना, अगर मैं फर्ज करें एनिमल, ठीक है, एनिमल सेल की मैं बात करूं, ये एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। फ्रेंड्स जब प्रोटोप्लाज्म के साथ हम सेल मेम्ब्रेन को भी मिला लेते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट का सिंपली आप ये कह सकते हैं एक सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पाया जाने वाला सब कुछ जो है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, तो पूरे एनिमल सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। जब उसके सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया जाएगा तो बाकी हमारे पास जो है स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। क्लियर?
नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें हमारे पास लेयर्स ऑफ सेल वॉल हैं। अब सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। मेनली जो हमारा फोकस होगा ना वो प्लांट की सेल वॉल के ऊपर होगा। बाकी सेल वॉल्स हैं उनको हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस करेंगे। फंजाई के सेल वॉल को जब हम फंजाई को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस होगा जिस सेल वॉल के ऊपर वो है प्लांट की सेल वॉल। तो आपने हेडिंग देनी है बुक के ऊपर लेयर्स ऑफ सेल वॉल। जो प्लांट की जो सेल वॉल है ना वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, एक को हम कहते हैं मिडल लेमेला और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर 2 पढ़ी थी, एक थी प्राइमरी वॉल और एक थी सेकेंडरी वॉल। आपने मिडल लेमेला नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लें कि जो सेल वॉल है ना वो 2 नहीं बल्कि 3 लेयर से मिलकर बनती है। एक को हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, दूसरी क्या है मिडल लेमेला और तीसरी है सेकेंडरी वॉल। दोबारा मैं इसे रिपीट करें, प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला और सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला और सेकेंडरी वॉल। तो स्टूडेंट्स आए अब देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी वॉल को। अब स्टूडेंट्स प्राइमरी वॉल जो है ये क्या है? द प्राइमरी सेल वॉल इज द एक्चुअल सेल वॉल ऑफ द सेल। ठीक है, ये वो सेल वॉल है जो कि प्लांट सेल में सबसे ठीक है, आप ये समझें कि जो प्लांट सेल के जो बाहर मौजूद होती है ना, जो कि प्लांट सेल को घेरती है, सराउंड करके रखती है, वो प्राइमरी सेल वॉल है। और ये तकरीबन तमाम प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है, तमाम प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और ये जो है ना स्टूडेंट्स ये सख्त नहीं होती बल्कि सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है। ये सख्त नहीं होती, रिजिड नहीं होती। तो वो प्लांट सेल्स जिनके बाहर ये प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है, तो हम कह सकते हैं कि उन ये जो प्लांट सेल्स है ना, ये इनमें सेल वॉल जो है वो लेस सॉलिड है। मतलब ऐसा नहीं है कि सख्त नहीं होती, मजबूत होती है, लेकिन ये कम मजबूत होती है, कम सॉलिड होती है। तो वही शुरू वाली लाइन जो मैंने आपको बताई थी कि सेल वॉल जो है मोर और लेस सॉलिड लेयर, तो यहाँ पे जिनमें सबसे बाहर वाली जो सेल ठीक है वॉल है, सेल वॉल है, वो प्राइमरी वॉल है। तो वहां पे जो सेल वॉल है वो लेस सॉलिड है। ठीक है, आपने इसको जहन में। अब मोर सॉलिड कब हो गई? जब उसके बाद सेकेंडरी वॉल मौजूद होगी, वो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए प्राइमरी सेल वॉल जो है ये एक्चुअल सेल वॉल है सेल की, जो कि हकीकी सेल वॉल है। और जो सबसे पहले जो है सेल वॉल जो कि बनती है, जो कि प्लांट सेल को सराउंड करती है, वो प्राइमरी वॉल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। अब ये पॉलीसेक्राइड्स से मिलकर बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जब काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स आप ग्लूकोज कह लें, काफी सारे मोनोसेक्राइड्स कह लें, जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। अब देखें यहाँ पे 3 तरह के पॉलीसेक्राइड्स हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। क्या क्या है स्टूडेंट्स? दोबारा रिपीट करें, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। इसके अलावा मैनी प्रोटीन्स जो हैं आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्राइमरी वॉल्स। प्राइमरी वॉल्स के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स और भी मौजूद होती हैं। तो आपने स्टूडेंट्स इसको जहन में रखना है कि प्राइमरी जो वॉल है ना, जो ठीक है, ये किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? ये पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनके प्राइमरी सेल वॉल्स के अंदर मौजूद होती हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको जहन में रखना है। ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, प्राइमरी वॉल क्या होती है, तो आपने सिंपल लिखकर और साथ आपने इसकी कंपोजिशन लिखनी होती है। हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, डायग्रामेटिकली आपको शो किया हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्राइमरी वॉल के अंदर जो सेलुलोज मौजूद होता है ना, सेलुलोज के धागे होते हैं। ठीक है, सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। आर अलाइन, ये तरतीब होते हैं एट ऑल एंगल्स, हर तरफ, एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और आपस में बड़े मजबूत तरीके से स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए ये आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मिले होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम पे दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट का लीफ है। अब लीफ के अंदर ये सेल्स पाए जा रहे हैं, अब इन्हें हम प्लांट सेल्स कहते हैं। अब इन प्लांट सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको बाहर नजर आ रही है, इनकी सेल वॉल है। अब इन सेल वॉल को जब स्टूडेंट्स आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, तो ये आपको नजर आएगा, ये प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आएगा कि प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे होंगे मैक्रोफिब्रिल्स, मैक्रोफिब्रिल्स को जब आप देखेंगे यहाँ पे होंगे माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स देखें यहाँ पे सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम उल्टा समझते हैं। देखें सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स देखें, छोटे छोटे से यूनिट्स हैं, ऐसे ही काफी सारे यूनिट्स जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहे हैं? सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब काफी सारे सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं, चेन सेलुलोज फाइबर्स की तरह होते हैं ना, हजारों की तादाद में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो सेलुलोज के धागे बनते हैं। जब काफी सारे सेलुलोज के धागे स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो इकट्ठे होकर ना एक चीज बनाएंगे जिसे हम कहते हैं माइक्रोफिब्रिल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोफिब्रिल। फिर जब काफी सारे माइक्रोफिब्रिल आपस में इकट्ठे होते हैं तो मैक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं, और मैक्रोफिब्रिल्स बाद में सेलुलोज फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, मोटे मोटे सेलुलोज के ना इस तरह से ट्यूब्स होती हैं, इस तरह से ये बनाते हैं। और स्टूडेंट्स इनका स्ट्रक्चर है ना, जो आपस में इस तरह से होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हुए होते हैं। जिस तरह आप चारपाई में देखें ना, चारपाई के अंदर जो रस्सियां हैं किस तरह एक दूसरे के साथ अंदर बुन के जा रही होती है, वो कितनी मजबूत होती है। आप उसके ऊपर ठीक है 4-5 बंदे बैठ जाए, वो टूटती नहीं है।
ठीक है, वो टूटती नहीं है। हालांकि उसके मुकाबले में अगर आप वो जो चारपाई को बनाने वाली जो रस्सियां हैं, अगर आप उनको सिंपल इसी तरह बांध दें तो वो फौरन से टूट जाएंगे, वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आप जब उनको एक दूसरे के अंदर से गुजार कर और उनको बड़े मजबूत तरीके से पैक कर देते हैं तो स्टूडेंट्स वो ताकतवर हो जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है उनके अंदर, वो नहीं टूटती। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स है ना जो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस मतलब उसी तरह बुने होते हैं आपस में, जो कि प्लांट सेल को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर अलाइंड एट ऑल एंगल्स। ये तकरीबन हर तरफ, ऑल एंगल्स का मतलब क्या है, हमारे पास कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री का एंगल है, मतलब हर तरफ तमाम एंगल्स में मौजूद होते हैं और ये आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जिस तरह से यहाँ पे देखें माइक्रोफिब्रिल्स है ना, अब माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं अब ये आपस में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, ये एक सेलुलोज की चेन है, दूसरी ये। अब ये आपस में जब माइक्रोफिब्रिल्स बनाएंगे तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होंगे। तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है, ठीक है। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये किसके जरिए आपस में जुड़े होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मिडल लेमिला है। मिडल लेमिला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दो प्लांट सेल्स के दरमियान मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक ये प्लांट सेल है और एक ये प्लांट सेल है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसके बाहर ना इस तरह से एक जेल की तरह की एक लेयर, ठीक है, लेयर मौजूद होती है जो कि दोनों प्लांट सेल्स को आपस में क्या करके रखती है स्टूडेंट्स, जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। ये जो जेल की तरह की जो लेयर है ना स्टूडेंट्स, इसे हम नाम देते हैं मिडल लेमिला का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, मिडल लेमिला का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिडल लेमिला क्या है स्टूडेंट्स, इज अ जेलाटिनियस लेयर। जेलाटिनियस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जेल लाइक। जिस तरह आपने जेल देखी है ना वो किस तरह से सॉफ्ट होती है, एक तो नाजुक होती है तो दूसरी थिक होती है। तो जेल की तरह की एक लेयर होती है स्टूडेंट्स दैट सेपरेट्स, जो कि अलग करती है, एंड होल्ड्स द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो जेल की तरह का जो लेयर है ये ना सिर्फ इन प्राइमरी वॉल्स को अलग अलग करके रखती है बल्कि इन दोनों को आपस में होल्ड करके रखती है, मजबूती से पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि मिडल लेमिला जो है जेल की तरह की एक लेयर है जो कि ना सिर्फ सेल वॉल्स को अलग करती है बल्कि इन आपस में मजबूती से बाइंड करके रखती है। इट इज लेड फर्स्ट, ये सबसे पहले रखी जाती है, बनाई जाती है, formed from the cell plate during cytokinesis and the primary cell wall is then expanded inside the middle lamella। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है, हमारे पास ना यहाँ पे देखें मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना अपने साइटोकाइनेसिस, अगर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा, एनिमल सेल्स के अंदर प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है। साइटोकाइनेसिस होती क्या है स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। किसे कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब एक सेल, बेसिकली एक सेल है ना ये, जब एक सेल के अंदर आपको बताया कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, जब एक सेल ने तकसीम करके दो नए सेल्स बनाने हैं तो जाहिर सी बात है उसका न्यूक्लियस भी तकसीम करेगा, उसका साइटोप्लाज्म भी तकसीम करेगा। उसी बुनियाद पे हम कहते थे कि जो सेल डिवीजन है ना, जब हमने माइटोसिस को स्टडी किया तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस जो है वो दो तरह के फेजेस हैं, एक को हम कहते थे कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते थे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तकसीम, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। तो आप इमेजिन करें कि जब एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस दो तकसीम हो गए हैं, अब जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है ना स्टूडेंट्स, तो वो एक स्ट्रक्चर के जरिए होती है जिसे हम कहते थे फ्रेगमोप्लास्ट। अगर आपको 9th क्लास के अंदर याद हो, फ्रेगमोप्लास्ट कहते थे। वो फ्रेगमोप्लास्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, कैसे बनता था, बेसिकली सेल के अंदर एक ऑर्गेनाली होती है जिसे हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गोल्जी अपरेटस। उस गोल्जी अपरेटस से ना छोटी छोटी थैलियां निकलती थी जिनको हम गोल्जी वेजिकल्स कहते थे। वो गोल्जी वेजिकल्स स्टूडेंट्स इस तरह से ना सेल के दरमियान में आकर ना अरेंज हो जाती थी, अलाइन हो जाती थी। अब स्टूडेंट जब ये अलाइन हो जाती थी ना तो इस तरह से ना एक स्ट्रक्चर बना देती थी, इसको हम सेल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेल प्लेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सेल प्लेट है ना, ये अब ये जो आपको नजर आ रहा है, जो गोल्जी वेजिकल सेल के दरमियान में अरेंज हुई हुई है और इन्होंने सेल प्लेट बना दी है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेल प्लेट है, यहाँ पे जो सबसे पहली जो चीज बनेगी ना, अब देखिए इन थैलियों के अंदर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि नई सेल वॉल बनाने की सलाहियत रखता है। नई सेल वॉल बनाने के लिए इन थैलियों के अंदर मटेरियल मौजूद होता है। जब ये मिलकर स्टूडेंट्स एक सेल प्लेट बना देते हैं तो ये जो सेल प्लेट है ना, ये सबसे पहले जो है ये मिडल लेमिला बनाती है। क्या बनाती है, मिडल लेमिला। और फिर इस मिडल लेमिला, फर्ज करें कि ये जो है ये मिडल लेमिला बन गई, ठीक है, सेल प्लेट ने मिडल लेमिला बना दी। फिर इस मिडल लेमिला के दरमियान में स्टूडेंट्स जो है वो प्राइमरी वॉल डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, प्राइमरी वॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इट इज लेड फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म की तकसीम हो रही है, तो जब सेल प्लेट बन रही है तो सेल प्लेट में स्टूडेंट साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल प्लेट से ये सबसे पहले बनती है, कौन बनती है, मिडल लेमिला बनती है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड द प्राइमरी सेल वॉल इज देन एक्सपेंडेड इनसाइड द मिडल लेमिला। फिर जो प्राइमरी सेल वॉल है ना वो मिडल लेमिला के दरमियान एक्सपैंड करती है, फिर फैलती है। समझ आ रही है। फर्स्ट करें कि यहाँ पे मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें,
यहाँ पे ये मिडिल लैमेला बन गई। अब यहाँ पे देखें ये अलग हो जाएगी, अब देखें ये अलग सेल बन जाएगा और यहाँ पे ये अलग सेल बन जाएगा, और इनके दरमियान स्टूडेंट्स इसी तरह से अब ये इमेजिन करें कि ये जो है ये अलग सेल बन गया, ये एक अलग सेल बन गया, और इन दोनों के दरमियान जो है ये क्या मौजूद है, मिडिल लैमेला मौजूद है, जिन्होंने इन दोनों प्राइमरी वॉल्स को अलग किया हुआ है और इनको आपस में होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल लैमेला एक जेल की तरह की लेयर होती है जो कि सेपरेट करती है और होल्ड करके रखती है प्राइमरी वॉल्स को नेबरिंग सेल्स के। ये सबसे पहले बनती है सेल प्लेट में, ठीक है, सेल प्लेट से बनती है साइटोकाइनेसिस के दौरान, और जो प्राइमरी सेल वॉल है इज देन एक्सपेंडेड इनसाइड द मिडिल लैमेला, और प्राइमरी सेल वॉल जो है मिडिल लैमेला के दरमियान फिर एक्सपेंड कर जाती है। अब स्टूडेंट्स इसकी कंपोजिशन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन आपको याद है ना किससे मिलकर बनी होती थी स्टूडेंट्स, प्राइमरी वॉल अगर आपको याद हो तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनती थी, जबकि यहाँ पे देखकर आप देखें मिडिल लैमेला ये किससे मिलकर बनती है, मैग्नीशियम से, कैल्शियम पेक्टेट से, ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनती है, यहाँ पे मिडिल लैमेला बनती है। तो आपने स्टूडेंट्स इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि दो प्लांट सेल्स हैं और इन दोनों के दरमियान आप देखें ये एक अलग प्लांट सेल है, एक अलग प्लांट सेल है। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये प्राइमरी वॉल है स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है, प्राइमरी वॉल है, और प्राइमरी वॉल के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो हैं प्राइमरी वॉल के अंदर होते हैं। अब दो, ये भी प्राइमरी वॉल, ये भी प्राइमरी वॉल, अब दो प्राइमरी वॉल के स्टूडेंट्स दरमियान में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम नाम दे रहे हैं मिडिल लैमेला का। तो ये दो प्लांट सेल्स को आपस में बाइंड करके रखती है, जोड़ करके रखती है और आपस में होल्ड करके रखती है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको जो बताया ना कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साल्ट्स हैं, पेक्टिक एसिड के, पेक्टिक एसिड स्टूडेंट्स क्या है ये केमिकल कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आपको ना यहाँ पे मैंने शो कर दिया है ये डायग्राम के अंदर। अब बेसिकली ये क्या होता है, ये अल्फा डेक्स्ट्रोग्लाइक्यूरोनिक एसिड जो है इसका क्या है, एक पॉलीमर होता है। जब काफी सारे अल्फा डेक्स्ट्रोग्लाइक्यूरोनिक एसिड आपस में मिलते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास पेक्टिन बनता है, ठीक है। फिर पेक्टिन के साथ जब कैल्शियम मैग्नीशियम मिलेंगे तो वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स बना देंगे। तो इस तरह से इनका आपने इसको याद नहीं करना, ये आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो पेक्टिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, और साल्ट्स, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स क्या है। तो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर जो है वो शो कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चले। वैसे आप बुक के ऊपर इतना लिख सकते हैं कि ये जो पेक्टिन है ये किसका है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लाइक्यूरोनिक एसिड। क्या है स्टूडेंट्स, पेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लाइक्यूरोनिक एसिड। आप बुक के ऊपर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको आगे काम आएगी। तो स्टूडेंट्स आए आगे नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी वॉल को। अब स्टूडेंट्स ये जो सेकेंडरी वॉल है अगर आप इसको गौर करें, सेकेंडरी वॉल क्या होती है, ठीक है, तो कुछ प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है, मैच्योरेशन के बाद, मैच्योरेशन क्या मतलब है स्टूडेंट्स, बड़े होने के बाद जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, अ सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्राइमरी सेल वॉल। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, फर्ज करें कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ये अच्छा कि ये फर्ज करें ये जो है ये आपको नजर आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इमेजिन करें इस तरह से ये प्राइमरी सेल वॉल है और प्राइमरी, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि दो सेल्स के प्राइमरी सेल वॉल, दो सेल्स है ना जो उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं इनके दरमियान स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे क्या मौजूद होगा, मिडिल लैमेला मौजूद होगा। यहाँ पे मिडिल लैमेला जेलाटिनस लेयर है। अब स्टूडेंट्स कुछ प्लांट सेल्स जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या होता है, वहां पे ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल, इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स एक और लेयर डेवलप होती है, इसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। अब आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल में, अगर आप यहाँ पे देखें ना, जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर आप सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ करें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, और मैंने अभी आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन तीनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लास्ट का। तो आपकी बुक के अंदर सिंपल यही लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल के दरमियान बनती है, ठीक है। और कब बनती है, जब कुछ प्लांट सेल्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर प्लांट सेल्स है ना, जब उनका तना ग्रीन होता है, ठीक है, वो नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आप उनको बड़े आराम से तोड़ लेते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका तना मजबूत हो जाता है, फिर आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जब वो प्लांट सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपनी प्राइमरी वॉल और अपनी सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हैं, अपने प्रोटोप्लास्ट के दरमियान एक और वॉल डेवलप करते हैं जिसे हम स्टूडेंट सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और ये बहुत मजबूत दीवार होती है, ठीक है। मजबूत दीवार क्यों होती है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन इस तरह की। आए इसको देखते हैं, वो कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल है ना स्टूडेंट्स, कंटेन लिग्निन, इसके अंदर लिग्निन होता है, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेलुलोज हेमिसेलुलोज हमने पहले पढ़ा, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर भी होते थे, सेलुलोज हेमिसेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल के अंदर भी होते थे। अब यहाँ पे, वहां पे हमने पेक्टिन पढ़ा, यहाँ पे क्या है, लिग्निन। ये आपने चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या थी, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन। सेकेंडरी सेल वॉल की क्या थी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स जो कि सॉल्ट्स हैं पेक्टिक एसिड के। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, सेलुलोज हेमिसेलुलोज और लिग्निन। अब
स्टूडेंट्स ये जो लिग्निन है ना, ये बड़ा खास किस्म का मटेरियल है, बहुत सख्त होता है, ठीक है। आप इस तरह समझे, इस तरह सीमेंट होता है ना, सीमेंट एक चीज को सख्त कर देती है, इस तरह लिग्निन जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल को हार्ड कर देता है, सख्त कर देता है। वो कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लिग्निन ही की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल इज मोर रिजिड देन द प्राइमरी वॉल, जो सेकेंडरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल से ज्यादा सख्त होती है। तो स्टूडेंट्स वो प्लांट जिनके अंदर ये सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है उनकी सेल वॉल मोर सॉलिड होती है। फिर वही स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो कि मैंने अभी आपको पूछा बताया था, कि मैंने आपको कहा था ना कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ सेल वॉल इज मोर और लेस सॉलिड है, तो जिनमें सेकेंडरी वॉल होगी उनमें सेल वॉल मोर सॉलिड होगी, जिनमें प्राइमरी वॉल होगी सेकेंडरी वॉल नहीं होगी उनमें सेल वॉल जो है वो लेस सॉलिड होगी। स्टूडेंट्स आप एग्जांपल में आपको बता देता हूँ वो कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं है। अब देखें लीव्स जो हैं कितने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, आप उनको बड़े आराम से जो है वो तोड़ भी सकते हैं, इनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती। जबकि आप लकड़ी को देखें ना, लकड़ी के अंदर कितनी हार्ड होती है, इनके अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ पे किस तरह से आपको देखें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको ट्री नजर आ रहा है, ये इसकी वुड है, और वुड के अंदर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये सबसे बाहर वाली मिडल लेमेला है, क्या है स्टूडेंट्स, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला के अंदर देखें क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी तरतीब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, तरतीब नहीं खराब होनी चाहिए। दो प्लांट सेल वॉल, ठीक है, दो प्लांट्स है ना, देखिए प्लांट में सबसे बाहर, ठीक है, जो वॉल है जो कि सेल वॉल है जो कि प्लांट सेल को सराउंड करती है वो प्राइमरी वॉल है, ठीक है, और ये ट्रू वॉल है। अब दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान एक जेलाटिनियस लेयर होती है जिसको हम मिडल लेमेला कहते हैं, और कुछ प्लांट सेल्स के अंदर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी प्राइमरी वॉल और स्टूडेंट्स उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आप इसे प्रोटोप्लास्ट भी कहें, प्रोटोप्लास्ट के दरमियान और प्राइमरी वॉल के दरमियान एक और लेयर डेवलप होती है स्टूडेंट्स जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी तरतीब को चाहे आप बुक के अंदर इसी तरह से नोट डाउन कर लें, आप लोगों ने नहीं भूलनी, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है ये सेलुलोज है, ये हेमिसेलुलोज और ये लिग्निन है। मतलब हेमिसेलुलोज क्या है स्टूडेंट्स, इसका कुछ स्ट्रक्चर सेलुलोज की तरह होता है, कुछ स्ट्रक्चर सेलुलोज की तरह नहीं होता, और ये लिग्निन है बहुत ही हार्ड कर देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो प्लाज्मोडेस्माटा का जो टॉपिक है और बाकी जो फंक्शंस है सेल वॉल के, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।